सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा व्यवस्थागत घोटालों में से एक की, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये कोई आम हेराफेरी नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान था। सरकारी नीति को कैसे मोड़ा गया, कैसे नियमों की कमियों का फायदा उठाया गया, आज हम इसी पूरी कहानी को, इसके तकनीकी खाके को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.76 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ही सिर चकरा जाता है ना। बस अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी रकम से क्या कुछ नहीं हो सकता था। हम कई सालों तक पूरे देश का शिक्षा बजट चला सकते थे। जब इतने विशाल पैमाने पर पैसे का नुकसान होता है तो ये सोचना लाजमी है कि भाई आखिर सिस्टम के अंदर बैठकर ये सब इतनी आसानी से हो कैसे गया। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले समझेंगे कि आखिर वो कौन सी अदृश्य संपत्ति थी जिसे लूटा गया। फिर देखेंगे कि कैसे रातों रात नियम बदले गए, वो अजीबोगरीब कागजी दौड़ क्या थी, वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में कहाँ चूक हुई, और अंत में इस पूरे वाकये का असली अंजाम क्या हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य संपत्ति की। आसमान में मौजूद एक ऐसा हाईवे जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सच मानिए तो हमारी पूरी भागदौड़ भरी जिंदगी उसी पर चलती है। असल में किसी भी घोटाले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि नुकसान किस चीज का हुआ। तो यहाँ बात हो रही है स्पेक्ट्रम की। इसे आप हवा में मौजूद एक मल्टीलेन डिजिटल हाईवे मान सकते हैं। आप फोन पर जो बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो सब इन्हीं तरंगों के जरिए होता है। अब सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है इन हाईवे की अलग अलग लेन्स की नीलामी करना, ताकि ट्रैफिक जैम ना हो, यानी कॉल ड्रॉप्स ना हो। सीधा सा तर्क है, जो कंपनी सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगी उसे ये लेन मिल जाएगी। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नियमों का बदलना। आप इसे गोल पोस्ट को ही अपनी जगह से खिसका देना कह सकते हैं। यहीं पर सरकार की नीति के सबसे बुनियादी तर्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। देखिए, मूल नियम बड़ा साफ था, पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो कंपनी पहले अप्लाई करेगी उसे लाइसेंस मिलेगा। लेकिन 2008 में अचानक से इस पहले शब्द की परिभाषा ही बदल दी गई। नया नियम आया कि जो कंपनी पहले अपनी सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी करेगी, लाइसेंस उसे मिलेगा। सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी एग्जाम में अचानक नियम बदल दिए जाएं कि जो पहले पेपर जमा करेगा वो पास माना जाएगा। अचानक ये बात बिल्कुल बेमानी हो गई कि 2007 में किसने पहले आवेदन किया था। अब रेस इस बात की थी कि 2008 की एक खास दोपहर को कौन सबसे तेजी से सारे कागज जमा कर सकता है। और इसी से शुरू होती है हमारी कहानी की तीसरी कड़ी। एक ऐसी कागजी दौड़, एक ऐसी अफरा तफरी जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। तारीख थी 10 जनवरी 2008। ये टाइमलाइन सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। दोपहर 2:45 पर मंत्रालय से एक नोटिस आता है और कहा जाता है कि शाम 4:30 बजे तक अपनी फाइल और ड्राफ्ट सबमिट कर दीजिए। मतलब क्या? कुल जमा 95 मिनट। अब आप ही सोचिए, क्या कोई भी कंपनी महज 1.5 घंटे के अंदर सैकड़ों करोड़ों रुपए के बैंक ड्राफ्ट्स अचानक से तैयार करवा सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी आम कॉर्पोरेट प्रक्रिया के लिए ये एक असंभव सी दौड़ थी। तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब है सूचना की घुसपैठ। ये साफ था कि कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को इस सरप्राइज नोटिस की अंदरूनी जानकारी पहले से थी। जहां एक तरफ पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री इस अचानक आए नोटिस से सदमे में थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास कंपनियों के लोग अपने करोड़ों के बैंक ड्राफ्ट लेकर मजे से काउंटर पर पहले से ही लाइन में खड़े थे। उन्हें बिल्कुल सटीक पता था कि क्या होने वाला है। चलिए अब इस पूरी पहेली के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कागजी दौड़ तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वित्तीय झटके की, जहां लिटरली रेत के भाव में सोना बेचा गया। हुआ ये कि नई नीलामी करने से साफ इनकार कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि साल 2008 में देश की इतनी बेशकीमती लेवल 1 राष्ट्रीय संपत्ति को साल 2001 की पुरानी कीमतों पर बेचा जा रहा था। इसे जरा ऐसे समझिए, जैसे आप 2024 में कोई शानदार घर खरीदने जाएं, लेकिन पैसे वो चुकाएं जो 20 साल पहले उस जमीन की कीमत थी। कोई तुक बनता है इस बात का? ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, जिसने सरकारी खजाने को एक ऐसा घाटा दिया जिसकी भरपाई मुश्किल थी। जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम किया, तो जो सच सामने आया वो और भी भयानक था।
पता चला कि जिन कंपनियों ने ये लाइसेंस खरीदे थे उनमें से कई तो सिर्फ शेल कंपनियां थीं, मतलब सिर्फ कागजों पर चलने वाली कंपनियां, जो इसलिए बनाई गई थी ताकि असली मालिकों का नाम छिप सके। इनमें से कई कंपनियों ने न तो कोई टेलीकॉम टावर लगाया और न ही ग्राहकों को कोई सर्विस दी। वो बस इस डिजिटल जमीन पर कब्जा करके बैठ गईं। और ये सब क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ बेतहाशा मुनाफे के लिए। जिन कंपनियों ने करीब 1500 करोड़ रुपए में ये लाइसेंस खरीदे थे, उन्होंने बिना एक भी ईंट रखे, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ ही महीनों के भीतर विदेशी निवेशकों को अपना हिस्सा 6000 करोड़ रुपए तक में बेच दिया। सीधा सीधा 4 गुना मुनाफा। ये साफ तौर पर एक राष्ट्रीय संपत्ति की जमाखोरी थी, जिसे रातों रात मुनाफे के लिए फ्लिप कर दिया गया। अब हम आ गए हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, अंजाम। क्योंकि जब भी इतना बड़ा खेल होता है तो उसकी असली कीमत किसी न किसी को तो चुकानी ही पड़ती है। और वो भारी कीमत चुकाई आम जनता ने। भले ही कॉरपोरेट के बड़े बड़े दफ्तरों में ये लाइसेंस किसी ताश के पत्तों की तरह इधर से उधर बांटे जा रहे थे, लेकिन असल में देश का बड़ा नुकसान हो रहा था। इस पूरी हेराफेरी के वजह से देश में बेहतर और तेज मोबाइल नेटवर्क आने में काफी देरी हुई। जो सरकारी खजाना एक सही और पारदर्शी नीलामी से भरा जा सकता था, वो खाली रह गया। और अंत में इस खाली खजाने का बोझ किस पर पड़ा? जी हाँ, सीधे तौर पर आम करदाताओं पर। अब ये पूरी कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ पर आकर रुकती है। साल था 2017। लंबी जांच चली, मामला अदालत में पहुंचा, एक एक तकनीकी बदलाव की पूरी छानबीन हुई। लेकिन अदालत के अंतिम फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कारण? क्योंकि जांच एजेंसियां कानूनी रूप से ये साबित ही नहीं कर पाईं कि इन तकनीकी बदलावों के पीछे कोई आपराधिक इरादा या क्रिमिनल इंटेंट था। कानूनी रूप से बरी होने के इस फैसले के बावजूद सीएजी की वो विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट आज भी एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर मौजूद है जो हमें सिखाती है कि व्यवस्थागत हेराफेरी का ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। ये पूरा मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ कागजों पर लिखा एक शब्द बनकर रह जाती है, तो बड़े से बड़े सिस्टम को कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो भारतीय अर्थव्यवस्था के सिस्टम में जानबूझकर किया गया एक सोची समझी साजिश वाला हैक था, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़े स्तर की प्रशासनिक नाकामी थी? आंकड़े, फैक्ट्स और तकनीकी लूपहोल्स सब हमारे सामने हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन व्यवस्थाओं पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्या वो इतनी फूलप्रूफ हैं जितना हम मानते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।